अध्याय 2 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी शर्मा। आज हम अध्याय 2 भाग ब का जो अध्याय 2 है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मूल अधिकारों को अपन पढ़ने से पहले हम उसके महत्व को समझेंगे कि मूल अधिकार संविधान में क्यों शामिल किए गए। सबको ध्यान में है कि मूल अधिकार संविधान में शामिल किए गए ताकि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास हो सके। सबको ध्यान में है कि जब अपन ने प्रस्तावना पढ़ी तो अपन ने एक बात पढ़ी थी कि भारत की जनता ने मूल जो संविधान है उसको आत्मर्पित किया, अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। तो आत्मर्पित करने का मतलब यह है कि जो संविधान की जो शक्ति है वह किस में निहित कर दी गई? नागरिकों में, यानी कि जनता में। तो इसको समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? संविधान में मूल अधिकारों का मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले तथा न्याय मिले। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। अब अपन ये बात करते हैं कि संविधान जो मूल अधिकार है वह क्या है। मूल अधिकार अधिकारों का ही एक रूप है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में वह सर्वांगीण विकास करे और देश के विकास में भागीदारी निभाए। इसीलिए मूल अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, कारण क्या है कि व्यक्ति को मूल अधिकार देने पड़े। पहला कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मान लो अगर अधिकार नहीं दिए गए तो हम अधिकारों के लिए आवाज़ कहाँ उठाएंगे। अपन पढ़ते हैं 9th से 12th तक पढ़ते हैं तो मूल अधिकार पहले तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 अधिकार हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार है वह आज कानूनी अधिकार बन गया है। तो अब मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी कि मूल अधिकार देने पड़े? तो पहला कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार संविधान में दे दिए गए तो अब इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति, अब देखो प्रत्येक व्यक्ति में यह हो जाता है कि उसकी शारीरिक सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसकी मानसिक सुरक्षा भी होनी चाहिए और उसकी नैतिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। यह अधिकार देने से व्यक्ति अपने विकास कर सकता है। उसको जो सुरक्षा है वो किस प्रकार की मिलनी चाहिए? शारीरिक सुरक्षा हो। दूसरा, मानसिक सुरक्षा हो और तीसरा, नैतिक सुरक्षा हो। इसीलिए इन तीनों प्रकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति को अधिकार दिए गए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। इन मूल अधिकारों के कारण से ही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है कि अगर मेरे साथ किसी तरह की गड़बड़ी होती है या मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जा सकता हूं और अपने अधिकारों की मांग कर सकता हूं और इन अधिकारों के माध्यम से मैं अपना विकास कर सकता हूं। इस कारण से ये अधिकार मिलने से व्यक्ति क्या होता है? मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है और अपना विकास कर सकता है। शारीरिक सुरक्षा भी उसे इन अधिकारों के माध्यम से मिलती है और नैतिक सुरक्षा भी उसे इन अधिकारों के माध्यम से मिलती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए ही ये अधिकार बनाए गए। अब दूसरी बात अपन ये करते हैं कि अधिकारों के माध्यम से जो है वह शासन की मनमानी को रोका जा सकता है। यानी कि शासन, कौटिल्य ने यह कहा है कि पहले जब वंशानुगत शासन हुआ करते थे तब भी राजाओं को अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं था। उस समय भी मंत्रीगण हुआ करते थे और मंत्रीगण राजा की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते थे और राजा मनमानी नहीं कर सकता था। उस समय भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई है। तो कौटिल्य ये कहता है कि जब वंशानुगत शासन था तब भी भारत में या जो जहाँ पर भी वंशानुगत शासन थे वहाँ पर स्वचारिता नहीं थी। तो वर्तमान में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर शासन मनमाना व्यवहार करता है या स्वचारिता का उपयोग करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह अच्छा लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। तो दूसरा कारण ये रहा कि हमें अधिकार क्यों चाहिए, अधिकारों का महत्व क्या है। तो इसमें है कि शासन की मनमानी जो है
यानी कि शासन क्या होता है, लोकतंत्र में शासन किस आधार पर आता है, बहुमत के आधार पर। अब बहुमत वाला व्यक्ति जब शासन में पहुंच जाता है या जो विधायिका होती है वह अपना मनमाना व्यवहार करने लगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। इस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए या बहुमत की सरकार अपना मनमाना जो शासन है वह नहीं कर सके, इसकी रोक के लिए ही व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, ताकि शासन जो शासन करता है या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह चुनते हैं तब तो बात कुछ और करते हैं और बाद में अपना मनमाना व्यवहार जनता पर थोपने लगते हैं। इसके लिए व्यक्ति को क्या किया गया, अधिकार दिए गए, ताकि व्यक्ति जो शासन में जो प्रतिनिधि हैं उनको रोकने का कार्य करे या उन पर अंकुश लगाने का कार्य करे। जिस प्रकार कौटिल्य ने भी ये बात कही कि जब वंशानुगत शासन था तब भी लोकतंत्र में या जो वंशानुगत शासन था तब भी वहां पर मनमाना व्यवहार नहीं होता था। उनको रोकने के लिए भी क्या थे, मंत्रीगण हुआ करते थे, वो उनको रोकने का कार्य करते थे। वर्तमान में मंत्रीगण होते हैं और ये अधिकार व्यक्ति को दे दिए गए ताकि वह शासन की स्वैच्छारिकता पर रोक लगा सके और शासन में जो भी गलत कार्य करता हो उसके प्रति आवाज उठाने का अधिकार रखता हो। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि जो मूल अधिकार हैं वह किस प्रकार व्यक्ति को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अधिकार देने के साथ में अगर व्यक्ति का कहीं पर भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिकार दिए गए वो बेकार हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या हुआ, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अगर कहीं पर भी किसी कारण से किसी व्यवस्था के तहत अगर उसके अधिकार हनन होता है या उसके अधिकारों को किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है या उसके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 32 के तहत वह अपने अधिकार को छीनने से रोक सकता है, न्यायालय में जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। इससे ये सीधा सीधा अपने को पता चलता है कि किस प्रकार हमारे जो अधिकार हैं वह जैसे अगर 32 अनुच्छेद हटा दिया जाता है तो बाकी जितने भी जो अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो अम्बेडकर थे, जो पहले वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अनुच्छेद 32 है उससे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया है कि अगर कहीं पर भी व्यक्ति के जो अधिकार हैं अगर उनका हनन होता है, उसे छीनने का प्रयास किया जाता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। और वहाँ पर जो जितनी जो न्यायालय है वो अपना क्या है, स्वतंत्र है और वह उसे न्याय देने का कार्य करेगा। यानी कहने का तात्पर्य है चाहे कैसी भी शासन व्यवस्था हो वहाँ पर अधिकार छीनने का अधिकार नहीं होगा, ना ही राज्य इन अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब आते हैं अपन चौथे पॉइंट की तरफ कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ ही अधिकार है। यानी कि जहाँ पर भी लोकतंत्र होगा वहाँ व्यक्ति को क्या दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। जब भी अपन लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में सारी शक्ति किस में निहित कर दी गई है, जनता में। लेकिन मान लो अपन ये कहते हैं कि लोकतंत्र तो स्थापित है लेकिन जनता को अधिकार नहीं है तो वो केवल नाम मात्र का लोकतंत्र होगा। जहाँ पर भी अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र है वहाँ व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार ही व्यक्ति को लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनता ही सर्वा होती है। वहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार किसको मिलता है, जनता को। अगर जनता को अधिकार ही नहीं दिए गए तो फिर वो निर्णय लेने में सक्षम कैसे होगी। तो इसी प्रकार लोकतंत्र का जो आधार है वही क्या है, लोकतंत्र का आधार ही अधिकार है। अधिकारों को लोकतंत्र का स्तंभ कहा गया है ताकि व्यक्ति अपनी बात रख सके, हनन होने पर आवाज उठा सके, एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित कर सके और अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा एक स्वस्थ शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। इसके लिए व्यक्ति के पास क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। तो लोकतंत्र के आधार स्तंभ ही अधिकारों को कहा गया है ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सके।
आगे हैं समानता के कारक। अब अपन बात करते हैं 5वें पॉइंट की, समानता के कारक। अब समानता क्या है? व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक और 32 से लेकर 35 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और जितनी भी जो विशेषाधिकार हैं वो समाप्त कर दिए गए इन अधिकारों के माध्यम से। केवल जो शिक्षा से संबंधित जो पदवियां हैं वो केवल पद दिए जाते हैं या वो डिग्री उनको दी जाती है। अन्य जितने भी विशेषाधिकार है आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच में समाप्त हो गए हैं, जो पहले एक समय में चला करते थे। उच्च जाति, नीच जाति, ये जो निम्न कुल है, या जाति जाति के अंदर भेद था, रंग को लेकर भेद थे, धर्म के आधार पर भेदभाव थे, ये सारे आज क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए। कहने का तात्पर्य है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? समानता। तो समानता का कारक ही अधिकारों को माना गया है। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए, चाहे वह राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे धार्मिक अधिकार हो और चाहे नैतिक अधिकार हो। इस आधार पर जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, उसी प्रकार समानता में भी 4 प्रकार की समानता स्थापित की गई है, जिसमें धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो असमानता थी या पहले जो स्थापित थी उसको समाप्त करने के लिए ही अधिकारों को दिया गया है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में समानता स्थापित की जा सके, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और व्यक्ति के बीच में जो हीन भावना है वो मिटाई जा सके, और कहीं पर भी जो उच्च कुल है, इस प्रकार का जो दबदबा था लोगों के बीच में, जिससे कुछ लोग भयभीत थे, उसको समाप्त करके आज अधिकारों के माध्यम से समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब आगे वाले जो वीडियो में अपन मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कितने अधिकार हैं, कितने अधिकार कौन कौन से हैं, और उन अधिकारों के माध्यम से हम हमारा विकास किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार शासन व्यवस्था संचालित होती है, और इन अधिकारों का हमारे जीवन में ये महत्व है। और इन महत्व के माध्यम से ही हम हमारे जीवन जीने के जो सर्वांगीण विकास है उस विकास को हम हासिल करते हैं। और विकास के माध्यम से ही आज हम अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है शासन, और इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर पाता है और देश के विकास में भागीदारी निभाता है। इसके बारे में आज अपन ये पढ़े कि अधिकार क्यों आवश्यक है, इनका क्या महत्व है। इसके बाद में आने वाले वीडियो में अपन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, और जो अध्याय 2 है उसमें जो अन्य विषय हैं उनको अपन रखेंगे। धन्यवाद। अब अपन बात करते हैं मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक ढंग से भी अपन ये मानते हैं कि अधिकार अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, और इन अधिकारों के माध्यम से ही व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तरीके से स्वस्थ रह सकता है कि मेरे अधिकार हैं, उसका उपयोग मैं कर सकता हूं, और मैं अपने जीवन में इन अधिकारों का उपयोग करते हुए सर्वांगीण विकास को हासिल कर सकता हूं, और जो शासन व्यवस्था है वो मेरे ऊपर मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। कहीं पर भी मेरे को मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं इसके लिए न्यायालय में जा सकता हूं। इस प्रकार इन अधिकार मिलने से हमारे जीवन का भी महत्व बढ़ा है, और हमें अधिकार मिले तो आज अपन स्वस्थ लोकतंत्र में रह सकते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद।